सुनो, हाँ अच्छा, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। तुम्हें लग रहा होगा कि सर इतनी लेट क्यों स्टार्ट हुई। हमारे 15 मिनट चले गए, क्लास ऑनलाइन थी, ऑनलाइन क्लास को सेट करने में इस बार टाइम लग गया, कुछ इंटरनेट और टेक्निकल इश्यूज थे, उस कारण से क्लास लेट स्टार्ट हो पाई है 15-16 मिनट। तो ऐसा नहीं है कि मैं 15-16 मिनट लेट आ रहा हूँ, क्लास को स्टार्ट करने में 15-16 मिनट लग गए, क्योंकि आज यहाँ पर कुछ इशू आ रहा है जिस लैब से मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें किसी की भी गलती नहीं है, अब यहाँ पर इंटरनेट की गलती है और मशीन की गलती है, तो अब इसका मैं क्या कर सकता हूँ। तो गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। ठीक है, और क्लास हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, और कल हमने इलेक्शन कमीशन के अंदर कुछ पॉइंट पढ़ लिए थे, आज बाकी के पॉइंट और देख लेते हैं। ठीक है, ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, चलिए, तो अब देखिए हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं, इसलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यस, जय हिंद सभी लोगों को और गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को, और चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो मैं आपको बता दूं कि हमने पिछली वाली क्लास में इलेक्शन कमीशन के बारे में बेसिक सी चीज देख ली थी, और हमने ये भी पढ़ा था पिछली वाली क्लास में कि इलेक्शन कमीशन किस किस के इलेक्शन कराता है। अब मैं आपको कुछ और छोटी सी चीज बता दूं, तो उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो देखो, अच्छा एक बात याद रखना, मुझसे कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर इलेक्शन कमीशन में टोटल 3 मेंबर हैं, जबकि भारत तो इतना बड़ा है, तो क्या ये 3 मेंबर सारा का सारा काम करेंगे? इतना सारा क्या पॉसिबल है कि सिर्फ 3 लोग इतने देश का, मतलब इतने बड़े देश का चुनाव करा दें? एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्शन कमीशन के 3 मेंबर हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की मदद करने के लिए और भी बहुत सारे लोग होते हैं। आज मैं आपको पहले उनके बारे में बता दूं कि इलेक्शन कमीशन की कौन कौन मदद करता है। तो आइए जरा ध्यान से देखते हैं। तो सुनो बच्चों, एक होते हैं रीजनल कमिश्नर। रीजनल कमिश्नर, ठीक है, तो याद रखिए रीजनल कमिश्नर, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रादेशिक आयुक्त। अब आपको इसके बारे में जरा सा बता दूं, ये जो बच्चों रीजनल कमिश्नर होते हैं, प्रादेशिक आयुक्त, इसको नियुक्त कौन करता है? आपको यह जानना जरूरी है कि रीजनल कमिश्नर को नियुक्त कौन करता है। आंसर है भारत का राष्ट्रपति। तो इंडिया के प्रेसिडेंट द्वारा प्रादेशिक आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रादेशिक आयुक्त को नियुक्त करने वाला होता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, अब क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से इसको अपॉइंट करता है? आंसर है नहीं, राष्ट्रपति सलाह मशवरा करता है चुनाव आयोग से, यानी कि इलेक्शन कमीशन से। तो भारत का राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श करता है। परामर्श का मतलब है कंसल्टेशन। ठीक है, तो पॉइंट यह है कि भारत का राष्ट्रपति चुनाव आयोग से कंसल्टेशन के बाद रीजनल कमिश्नर को अपॉइंट करता है। इसका भी वही काम है, इलेक्शन कमीशन की सहायता करना। ठीक है, तो आपको यह जानना जरूरी था यहां पर। फिर अगली चीज, रीजनल कमिश्नर को हटाने का काम भी भारत के राष्ट्रपति का होता है। तो रीजनल कमिश्नर को रिमूव कौन करता है? रीजनल कमिश्नर को अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करेगा, उसको हटाएगा भी इंडिया का प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से इसे नहीं हटा सकता। प्रेसिडेंट इसे तभी हटाएगा जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिफारिश कर दे। आपको याद है मैंने कल पढ़ाया था कि इलेक्शन कमीशन के जो 3 मेंबर होते हैं, उसमें से जो 2 मेंबर हैं इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयुक्त, उनको हटाने का जो तरीका होता है ना, वही तरीका इसको हटाने का होता है। तो समझो, मैंने आपको कल पढ़ाया था कि इलेक्शन कमिश्नर चुनाव आयुक्त को कैसे हटाते हैं। आंसर था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर
भारत का राष्ट्रपति इलेक्शन कमिश्नर को हटाएगा। तो जो तरीका इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का था ना, वही तरीका इनको हटाने का होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति रीजनल कमिश्नर को हटाएगा। कैसे हटाएगा, किसकी सिफारिश पर हटाएगा? तो आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर। तो आई होप आपको ये दोनों बात समझ में आ चुकी है। देखो किसी ने कहा विद द हेल्प ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हेल्प शब्द गलत है, ना एग्जाम में कभी हेल्प शब्द लिखाएगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। दोनों चीजें अलग अलग बैठती हैं। ठीक है, देखो यश शर्मा, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि अगर हम एक बार मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए तो क्या हम दोबारा बन सकते हैं? पहली बात, संविधान में कहीं लिखा नहीं है कि अगर आप एक बार ये बन गए तो आप दोबारा बन नहीं सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, संविधान का आपको आंसर दे रहा हूं, कहीं पर कुछ नहीं लिखा। संविधान कहीं पर ये बात नहीं कह रहा है कि अगर आप एक बार इलेक्शन कमिश्नर बन गए तो आप दोबारा किसी सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते हैं। कैग के लिए कहा जाता है कि आप दोबारा नहीं बन सकते, लेकिन इनके लिए ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। ठीक है, तो चलिए ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। ये पॉइंट मैं आपको रीजनल कमिश्नर, प्रादेशिक आयुक्त के बारे में समझाना चाह रहा था। ठीक है, चलिए आई होप आप सबने लिख लिया होगा। अगर आप लिखना चाह रहे थे तो आप इसे मेरे साथ ही लिख सकते थे। चलिए तो मैं आगे बढ़ूं। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहा हूं। तो ये तो रीजनल कमिश्नर था। अब मैं आपको और भी लोगों के बारे में बताऊंगा। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहा हूं। अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट समझो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इलेक्शन कमीशन की स्टेट लेवल पर मदद कौन करता है? तो एक तो मैंने आपको रीजनल कमिश्नर बताया। अब ऐसे ही स्टेट लेवल पर, एक राज्य स्तर पर इलेक्शन कमीशन की मदद कौन करता है, आइए देखते हैं। तो देखो, एट स्टेट लेवल यानी कि राज्य स्तर पर, तो स्टेट लेवल पर इलेक्शन कमीशन की मदद कौन करेगा? आंसर है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, हिंदी में मुख्य चुनाव अधिकारी। मुख्य चुनाव अधिकारी। तो ये आपका आंसर है कि अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि स्टेट लेवल पर, हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि स्टेट लेवल पर इलेक्शन कमीशन की मदद कौन करता है, तो आपका आंसर होगा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। अब सवाल यह है कि इसको नियुक्त कौन करता है, इसको अपॉइंट कौन करता है? तो इसको अपॉइंट कौन करता है? इसको नियुक्त करने की शक्ति होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास होती है। तो इस चीज को याद रखना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसको अपॉइंट करता है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहां पर किससे सलाह मशवरा करेगा? तो इसको अपॉइंट करते वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर किससे सलाह मशवरा करता है? तो वो परामर्श, कंसल्टेशन करता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, राज्य सरकार के साथ। तो देखो पॉइंट बहुत ही सिंपल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राज्य सरकार से सलाह मशवरा करने के बाद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को नियुक्त करता है। यह वाला पॉइंट आपको याद रखना है, और यह स्टेट लेवल पर सिलेक्शन कमीशन की मदद करता है। चलिए, तो अगर आप लोगों ने इतना लिख लिया है, अब कोई पूछ रहा है कि क्या भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है कि नहीं लिखा है। देखो, हम कहते जरूर हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा है, लेकिन सही मायने में पॉइंट ये है कि संविधान लिखा है संवैधानिक सभा ने। उसमें जो सबसे ज्यादा अहम योगदान था वो डॉक्टर बी आर अंबेडकर का था। ठीक है ना? चलिए, तो ये वाला आपको समझ में आ गया क्या पॉइंट था ये,
ये स्टेट लेवल का था। अब हम देखते हैं एक जिला स्तर पर इलेक्शन कमीशन की कौन मदद करता है। तो आइए देखते हैं अगले पॉइंट को। चलिए मैं अगली स्लाइड पर जा रहा हूं। ओके, अब देखिए राज्य स्तर पर तो वो मदद करेगा। अब हमें देखना है जिला स्तर पर इलेक्शन कमीशन की कौन मदद करता है। जिला स्तर पर इलेक्शन कमीशन की कौन मदद करेगा। तो याद रखना एक जिला स्तर पर इलेक्शन कमीशन की मदद करता है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, हिंदी में जिला निर्वाचन अधिकारी। जिला निर्वाचन अधिकारी, ठीक है। तो एक जिला स्तर पर इलेक्शन कमीशन की मदद करता है जिला निर्वाचन अधिकारी, ठीक है। अच्छा, रीजनल कमिश्नर का लेवल क्या होता है बेटा? रीजनल कमिश्नर मतलब रीजन हो गया लेवल, जैसे नॉर्दर्न उत्तर क्षेत्र, नॉर्दर्न रीजन हो गया, सदर्न रीजन हो गया, नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया आपका, वेस्टर्न रीजन हो गया। तो ये रीजन हो गया ना आपका, ठीक है। अब सुनो, जिला स्तर पर इलेक्शन कमीशन की मदद कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी। अब ये कौन होता है? तो आंसर सिंपल है, जिला निर्वाचन अधिकारी और कोई नहीं होता, उस एरिया का, उस जिला का होता है कलेक्टर, ठीक है। तो जो कलेक्टर होता है वही होता है जिला निर्वाचन अधिकारी इलेक्शन के टाइम पर। तो देखो हमने देख लिया कि स्टेट लेवल पर कौन मदद करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन मदद करता है, जो रीजन होते हैं नॉर्दर्न रीजन, सदर्न रीजन, इनमें कौन मदद करता है, ये सारा हो गया। तो ये भी आप चीज नोट कर सकते हैं कि किस स्तर पर कौन किसकी मदद कर रहा है। चलिए यहां तक आपको क्लियर हो गया कौन किस स्तर पर क्या मदद कर रहा है। अच्छा, अब मैं आपको बाकी की चीज और बता दूं इलेक्शन कमीशन के बारे में, जैसे इलेक्शन कमीशन की पावर्स के बारे में। तो देखो कल मैंने आपको इलेक्शन कमीशन की एक पावर तो बताई थी कि उसका मेन काम होता है इलेक्शन कराना, और हमने ये भी देखा था कि इलेक्शन कमीशन किस किस के इलेक्शन कराता है और किस किस के इलेक्शन नहीं कराता है। अच्छा, अगली पॉइंट जो आपको समझना है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन, एक मिनट, हाँ देखिए इलेक्शन कमीशन का यह भी काम होता है कि ये जो राजनीतिक दल हैं इनको मान्यता प्रदान करना। और अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करता है, कौन पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन देता है, कि भाई कौन सा राजनीतिक दल नेशनल लेवल का होगा, राष्ट्रीय स्तर का, और कौन सा राजनीतिक दल स्टेट लेवल का होगा, राज्य स्तर का, यह काम इलेक्शन कमीशन का होता है। और अगर तुम चाहो तो इस पॉइंट को नोट करके लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूं इस पॉइंट को, तुम लिख लो इसे नोट करके। तुम ऐसे लिख सकते हो कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, ठीक है। और मान्यता ही नहीं, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना, इलेक्शन सिंबल देना, यह भी इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है। तो इलेक्शन कमीशन राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, साथ ही साथ वो राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। तो अगर हिंदी वाले बच्चे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, इंग्लिश में भी बोल दूंगा, चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। इंग्लिश में लिख सकते हो, इलेक्शन कमीशन ग्रांट्स रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन कमीशन ग्रांट्स रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टी एंड allot election symbols to them. Election Commission grants recognition to political parties, grant recognition to political parties and allot election symbols to them, and allot election symbols to them. तो ये वाला पॉइंट समझ में आया कि इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को
रिकॉग्निशन मान्यता देता है, इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव चिन्ह भी देता है। और इस चीज को भी याद रखना कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय स्तर की होगी, नेशनल लेवल की, और कौन सी पार्टी स्टेट लेवल की होगी, राज्य स्तर की, यह भी इलेक्शन कमीशन देता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्शन कमीशन का काम होता है राजनीतिक दलों को मान्यता देना, अभी आपने जो पॉइंट लिखा, और राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना। अब मान के चलो इलेक्शन कमीशन ने किसी पार्टी को मान्यता दी, रिकॉग्निशन दिया, इलेक्शन कमीशन ने किसी पार्टी को चुनाव चिन्ह दिया, इलेक्शन सिंबल दिया। अब सवाल यह है, अगर मान के चलो इलेक्शन कमीशन ने किसी पार्टी को चुनाव चिन्ह दिया और चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद खड़ा हो गया, डिस्प्यूट पैदा हो गया, तो ऐसी स्थिति में इस डिस्प्यूट को सुलझाएगा कौन? तो इस वाले पॉइंट को याद रखना, अगर इलेक्शन कमीशन राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, रिकॉग्निशन देता है, चुनाव चिन्ह देता है, इलेक्शन सिंबल देता है, तो अगर चुनाव चिन्ह और मान्यता को लेकर विवाद पैदा हो जाए तो इसको सुलझाएगा भी इलेक्शन कमीशन ही। तो इलेक्शन कमीशन न्यायालय के रूप में, इलेक्शन कमीशन कोर्ट के रूप में चुनाव चिन्ह से संबंधित विवाद और मान्यता से संबंधित विवाद को सुलझाता है। इलेक्शन सिंबल से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है, रिकॉग्निशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, तो इलेक्शन कमीशन एज अ कोर्ट उसे सॉल्व करेगा। ठीक है ना? चलिए, तो ये वाला तो मैं पॉइंट समझ में आ गया। सर जी रीजनल कमिश्नर नहीं समझ में आया, प्लीज रिपीट कर दीजिए। देखो, रीजनल कमिश्नर इलेक्शन कमीशन की मदद करने के लिए होता है। आपको जो पॉइंट याद रखना है वो ये है कि रीजनल कमिश्नर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, किससे सलाह मशवरा करने के बाद? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, सॉरी इलेक्शन कमीशन के साथ सलाह मशवरा करने के बाद, है ना? तो रीजनल कमिश्नर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है। रीजनल कमिश्नर को रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर। इतना याद रखना है आपको। ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। तो तुम्हें पहले बताओ कि क्या तुम्हें ये चीज समझ में आ गई कि इलेक्शन कमीशन राजनीतिक दलों को क्या देता है? रिकॉग्निशन देता है, मान्यता देता है। ओके, इलेक्शन कमीशन राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देता है, इलेक्शन सिंबल। अगर इन दोनों चीजों से लेकर कभी कोई विवाद पैदा हो जाए तो इस विवाद को कौन सुलझाएगा? इस विवाद को सुलझाएगा भी इलेक्शन कमीशन। तो अगर तुम्हें ये पॉइंट लिखना है तो मैं लिखवा देता हूं। सुनो, अगर तुम इस पॉइंट को नहीं समझ पाए और तुम्हें लिखना है तो मैं लिखवा रहा हूं तुम्हें। तुम एक काम करिए, आप लोग लिखना शुरू करो। पहले हिंदी में बोल रहा हूं, फिर इंग्लिश में बोल रहा हूं, तो इंग्लिश वाले बच्चे अभी थोड़ा चुप हो जाएं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखें। लिखो, चुनाव आयोग न्यायालय के रूप में, लिखो, चुनाव आयोग न्यायालय के रूप में मान्यता और चुनाव चिन्ह से संबंधित विवाद, चुनाव आयोग न्यायालय के रूप में मान्यता और चुनाव चिन्ह से संबंधित विवाद को सुलझाता है। ठीक है, मैं एक और बार फिर से बोल रहा हूं। इलेक्शन मतलब चुनाव आयोग, मान्यता मतलब चुनाव आयोग न्यायालय के रूप में मान्यता और चुनाव चिन्ह से संबंधित विवादों को सुलझाता है। इंग्लिश में लिखना, इलेक्शन कमीशन एक्ट्स एज अ कोर्ट, इलेक्शन कमीशन एक्ट्स एज अ कोर्ट, COURT, while resolving the disputes related to, while resolving the disputes related to election symbol and recognition. Election Commission acts as a court while resolving the disputes related to election symbol and recognition. ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये चीज और यहां पर बच्चे मुझसे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि सर चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद कैसे होगा। मैं आपको एक जरा एग्जांपल समझाता हूं।
कुछ टाइम पहले जो समाजवादी पार्टी, आप सबने सुना होगा यूपी में समाजवादी पार्टी है, तो यूपी की जो समाजवादी पार्टी थी कुछ टाइम पहले वो टूट गई थी। एक तरफ थे अखिलेश यादव, दूसरी तरफ थे मुलायम सिंह यादव। तो क्या था ना, पहले अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों एक ही पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी में। फिर हुआ क्या, दोनों के बीच में विवाद हो गया और अखिलेश यादव एक तरफ हो गए और मुलायम सिंह यादव एक तरफ हो गए। तो दोनों पक्ष के बीच में विवाद हो गया चुनाव चिन्ह को लेकर। अखिलेश यादव का पक्ष कहता है कि हमें चुनाव चिन्ह चाहिए साइकिल, मुलायम सिंह यादव का पक्ष कहता है हमें साइकिल का चिन्ह चाहिए। तो दोनों पक्ष किसके लिए लड़ रहे थे, साइकिल के चिन्ह के पीछे लड़ रहे थे। तो इसे हम कह सकते हैं चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद। क्या विवाद है, एक पार्टी दो भाग में बट गई, अब दोनों भाग कह रहे हैं हमें पार्टी का चिन्ह चाहिए। तो जब साइकिल के चिन्ह को लेकर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच में विवाद हुआ, तो इस विवाद को सुलझाया इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि जिस पक्ष के पास ज्यादा सपोर्ट होगा कार्यकर्ताओं का, विधायकों का, सांसदों का, उसको मिलेगा साइकिल का चिन्ह। तो अखिलेश यादव की तरफ ज्यादा सपोर्ट था कार्यकर्ताओं का, सांसद विधायकों का, तो इसलिए अखिलेश यादव को मिल गया साइकिल का चिन्ह। तो इसे हम कह सकते हैं चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद, और इलेक्शन कमीशन ऐसे इसे सुलझाता है यहां पर। ठीक है। तो बेटा बाप बेटे के बीच में भी लड़ाई होती है ना, किसने कहा नहीं होती है लड़ाई? हाँ ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ चुका है क्या कहना चाह रहा था। अच्छा एक चीज और, अगला पॉइंट ये है कि इलेक्शन कम, देखो क्या होता है ना, जो सांसद होते हैं, देखो तुम्हें एक चीज बताता हूं, ये जो बच्चों सांसद होते हैं, सांसद का मतलब हो गया एमपी, एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट का मेंबर होता है उसे हम शॉर्ट में एमपी कहते हैं, हिंदी में से सांसद कहते हैं। तो अगर कभी भी सांसद की अयोग्यताओं को लेकर, अयोग्यता मतलब होता है, सॉरी ये अयोग्यता है ना, तो जब कभी भी सांसदों की अयोग्यताओं को लेकर कभी कोई प्रश्न खड़ा हो जाता है ना, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कौन करता है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है भारत का राष्ट्रपति। लेकिन भारत के राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? तो भारत के राष्ट्रपति को एडवाइस करने के लिए कौन है? भारत के राष्ट्रपति को एडवाइस करने के लिए है इलेक्शन कमीशन। तो जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि जब कभी भी किसी सांसद की अयोग्यता से रिलेटेड कोई सवाल खड़ा हो जाए तो उस सवाल का निपटारा कौन करेगा, उस सवाल को कौन सुलझाएगा? आंसर है भारत का राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा? निर्वाचन आयोग देगा। तो इलेक्शन कमीशन जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर हम बच्चों को यह बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन का काम होता है भारत के राष्ट्रपति को सलाह देना जब कभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर कोई क्वेश्चन खड़ा हो जाए। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि इलेक्शन कमीशन का क्या काम होता है? सलाह देना। किसको सलाह देना? राष्ट्रपति को सलाह देना। क्यों सलाह देना? क्योंकि जब कभी भी किसी सांसद की डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर कोई क्वेश्चन खड़ा हो जाता है तो उसको सॉल्व तो प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट अपने आप नहीं करता, इलेक्शन कमीशन की सलाह पर काम करता है। ये वाला बात तुम्हें पॉइंट समझ में आ गया? अब देखो इलेक्शन कमीशन का काम एक तो था राष्ट्रपति को सलाह देना। अच्छा ऐसी एक पॉइंट और बनता है और वो सुनो, जैसे सांसद होते हैं बच्चों वैसे ही विधायक भी होते हैं। अब तुम बोलोगे विधायक क्या होता है? विधायक होते हैं ये एमएलए या एमएलसी। सांसद केंद्र में होते हैं, विधायक राज्यों में होते हैं। दोनों का काम सेम ही होता है, कानून बनाना। तो देखो अब मान के चलो विधायक की अयोग्यता को लेकर सुनो, अगर मान के चलो विधायक की अयोग्यता को लेकर कोई सवाल खड़ा हो जाए, है ना, तो उस सवाल को सॉल्व कौन करेगा? आंसर है राज्यपाल, यानी कि गवर्नर। ठीक है, गवर्नर को सलाह कौन देगा? आंसर वही है, गवर्नर को एडवाइस देगा इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग।
तो देखो पॉइंट एक्चुअल में बहुत सिंपल है। तो बच्चों पॉइंट बहुत सिंपल है। अगर सांसद की डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर कोई क्वेश्चन खड़ा हो तो प्रेसिडेंट सॉल्व करेगा। अगर विधायक की डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर क्वेश्चन खड़ा हो जाए तो गवर्नर सॉल्व करेगा। लेकिन दोनों ही केसेस में सलाह कौन देगा? इलेक्शन कमीशन सलाह देता है। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ये है कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर को भी सलाह देगा और प्रेसिडेंट को भी सलाह देगा जब कभी भी डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर कोई सवाल खड़ा हो जाए। ठीक है, यस, दोनों में सेम चीज है नेहा, सलाह दोनों में सेम चीज है, इलेक्शन कमीशन ही देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसको लेकर कि इलेक्शन कमीशन मतलब किस किस को सलाह देता है। अच्छा इतना ही नहीं, एक पॉइंट ये भी बनता है आपका कि वोटरों की लिस्ट तैयार करना, कौन कौन वोट डालने के लिए योग्य है ना। तो वोटरों की लिस्ट तैयार करना, इलेक्शन कहां पर होंगे, ये सब इलेक्शन कमीशन का काम होता है। अगर मान लो किसी जगह पर फर्जीवाड़ा हो रहा है तो वहां पर इलेक्शन कमीशन पूरा का पूरा इलेक्शन ही कैंसिल करा देगा। या मान के चलो इलेक्शन को मतलब इलेक्शन की तारीख डिसाइड करनी है, इलेक्शन कब होने हैं, ये सारा काम इलेक्शन कमीशन का ही होता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लगाना, मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाना, ये सब भी इलेक्शन कमीशन का काम होता है। ठीक है, क्या होता है ना, इलेक्शन के टाइम पर पार्टीज को एक कंडक्ट फॉलो करना होता है कि इलेक्शन के टाइम पर पार्टियां ये नहीं करेंगी, पार्टी ये नहीं करेगी, सरकार ये नहीं करेगी। तो ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है ये भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ओके, सौरभ कुमार सिंह, सर ये डिस्क्वालिफिकेशन किस टाइप का होगा? याद रखिए जब हम लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्वालिफिकेशन एक पार्लियामेंट के मेंबर की। तो वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि डिस्क्वालिफिकेशन में क्या क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप भारत के नागरिक नहीं है या फिर आपके पास कोई लाभ का पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या फिर तो आप बैंकरप्ट हो चुके हैं, दिवालिया हो गए हैं, तो डिस्क्वालिफिकेशन होती है। और भी डिस्क्वालिफिकेशन होती है, जैसे अगर आपको सजा मिल गई 2 साल या 2 साल से ज्यादा की, ठीक है, करप्शन के मामले में पकड़े गए, तो बहुत सारा होता है। लेकिन वो इलेक्शन उसमें पढ़ेंगे पार्लियामेंट में, अभी नहीं। नहीं 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 सचिन गुर्जर, तुम एक चीज गलती कर दी। मुझे बताओ, मैंने कल ही पढ़ाया था विधायक का इलेक्शन कमीशन कराता है। बेटा स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत और नगर निगम के चुनाव कराता है, विधायक के चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन कराता है। तो सलाह भी कौन देगा? इलेक्शन कमीशन देगा ना। ओके, एमएलए और एमएलसी में क्या डिफरेंस होता है? देखो राज्यों में 2 चीज होती है, एक होती है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। विधानसभा को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो विधानसभा का मेंबर है उसे हम अंग्रेजी में कहेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, शॉर्ट फॉर्म में एमएलए। तो एमएलए कौन है? विधानसभा का सदस्य है। एमएलसी क्या होता है? राज्यों में विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है। विधान परिषद को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो सदस्य होगा उसे कहा जाएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, शॉर्ट में एमएलसी। तो ये हो गया, ठीक है। देखो नव, आप कह रहे हो कि प्रेसिडेंट के पास इतनी सारी पावर होती है तो उसे सलाह लेने की क्यों जरूरत है? इस चीज को हमेशा याद रखना, संविधान तो यही कहता है कि प्रेसिडेंट के पास सारी पावर होगी, लेकिन आप एक चीज सोचिए, भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था है, और हमारी कंट्री में इस व्यवस्था होने के कारण प्रेसिडेंट के पास केवल नाम के लिए शक्ति है। एक्चुअल में सारी पावर सरकार के कहने पर होती है, प्रधानमंत्री और बाकी के मंत्रियों के कहने पर होती है, और इस बात का लिखा हुआ है आर्टिकल 74 में। ठीक है, तो बेशक प्रेसिडेंट के पास सारी पावर होती है, लेकिन इस सारी पावर का यूज प्रधानमंत्री और मंत्रियों के कहने पर होता है। यह बात आर्टिकल 74 में लिखी गई है। ठीक है सर, सांसद बड़ा या विधायक? अरे ऑब्वियस सी बात है सांसद, क्योंकि सांसद पूरे भारत मतलब संसद पूरे भारत के लिए होता है, जबकि विधायक हर राज्यों में होते हैं। तो संसद का एरिया ज्यादा बड़ा होता है, इसकी पावर भी ज्यादा बड़ी होंगी विधायक की तुलना में। व्हाट इज द प्रोसेस टू सिलेक्ट एन एमएलसी? तो मैं सब अभी समझना है क्या कि एमएलसी को इलेक्ट करने का प्रोसेस क्या होता है? ये तो अभी तुम्हें पढ़ना ही नहीं चाहिए। कायदे से एमएलसी को इलेक्ट क्या होता है? 1/3 एमएलसी को इलेक्ट करेंगे एमएलए, 1/3 को इलेक्ट करेंगे लोकल बॉडीज के मेंबर, 1/12 को टीचर, 1/12 को ग्रेजुएट। लेकिन अभी तुम्हें क्यों जानना है? देखो कृष्णा मिश्रा, आप जो कह रहे हैं कि जो मैंने पीडीएफ दी उसको एक्सप्लेन करूंगा कि नहीं करूंगा, उस पीडीएफ में जो जो चैप्टर है मैं वो सारे एक्सप्लेन करूंगा। अरे ऐसी तुम्हें थोड़ी दी थी मैंने,
उसमें जो भी है वो टॉपिक तो मैं कराऊंगा भी, उसमें जो टॉपिक नहीं है वो भी मैं तुम्हें कराऊंगा, और एक्सप्लेन तो सब करूंगा, ये ऑब्वियस सी बात है। बेटा बैंकरप्ट ये होता है ना कि मान लो आपने किसी से लोन लिया और आपके पास वो लोन चुकाने के लिए पैसा भी नहीं है, मेरे ऊपर कर्ज है लेकिन उस कर्ज को चुकाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया मेरा। व्हेन नेशनल फ्लैग इज अडॉप्टेड, कल ही बताया था, मतलब कल क्या परसों बताया होगा, 22 जुलाई 1947। चलिए तो पहले ये बताओ कि क्या तुम्हें समझ में आ गया इलेक्शन कमीशन। देखो इलेक्शन कमीशन के जितने भी मेन पॉइंट थे वो सारे मैंने आपको बता दिए। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार आप लोग रिप्लाई करिए कि क्या आपको समझ में आया इलेक्शन कमीशन। ओके सौभाग्य सिंह, आर्टिकल्स को याद रखने की कोई शॉर्ट ट्रिक? मैंने आज तक कभी शॉर्ट ट्रिक से याद नहीं किया और ना कभी किसी स्टूडेंट को इनकरेज किया शॉर्ट ट्रिक के लिए, इसलिए मेरे पास कोई आंसर नहीं है। ठीक है चलिए। ओके इलेक्शन कमीशन कैसे बनता है? बेटा इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन की स्थापना संविधान ने की है, किसी सरकार ने नहीं की। देखो रोहित सिंह आप जो कह रहे हो एमएलए एमएलसी की पावर सेम होती है, एमएलए एमएलसी की पावर क्या होती है, ये सब आपको अभी नहीं पढ़ाया जाएगा, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा जब वो चैप्टर शुरू होगा, विधानसभा विधान परिषद। तो अभी आपको क्यों बताऊं? ठीक है ओके। कोई कह रहा है घिसा पिटा समझ में आया, कोई नहीं, हर किसी को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता, कुछ लोग नहीं समझ पाते मेरा पढ़ाया हुआ, तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। चलिए चलिए तो अब हम आगे बढ़े। हाँ तो देखो लोकेश, मैंने पहले ही कहा था कि हिंदी वाले में एक एरर होगा, वो एक्चुअल में 22 दिसंबर लिखा होगा, वो 22 दिसंबर नहीं 22 जनवरी होगा, ठीक है ना। ओके सर हु कैन रिमूव एनी एमएलए, अरे काम तो प्रेसिडेंट का ही होता है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेटा अब इसके बाद मैं कैग ही पढ़ा रहा हूं, अनिकेश गुप्ता, मैं अब कैग ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए तो अब हमारे अगले टॉपिक का नाम है कैग, इसे इंग्लिश में कहेंगे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसे हिंदी में कहा जाता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसी चैप्टर को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है कैग। अब इस चीज को आप याद रखिए, इलेक्शन कमीशन की तरह ये चैप्टर भी आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय है। यानी कि जैसे इलेक्शन कमीशन की स्थापना संविधान ने की थी, उसी तरीके से इसकी भी स्थापना किसने की थी? भारत के संविधान ने की है। तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि कैग क्या है? कैग एक संवैधानिक निकाय है। कैग एक संवैधानिक निकाय है। कैग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आई होप तुम लोग इसका मतलब समझते होगे। बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है ऐसी चीज जिसकी स्थापना कॉन्स्टिट्यूशन ने की हो। जैसे जब मैं आपको यूपीएससी पढ़ाऊंगा तो यूपीएससी की स्थापना भी कॉन्स्टिट्यूशन ने की है, तो यूपीएससी भी इनकी तरह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मानी जाती है, ठीक है ना। तो कैग एक संवैधानिक निकाय है। अगली चीज, कैग का जिक्र कौन से भाग में किया गया है? तो हमारे संविधान का जो 5वां भाग है, पार्ट 5, वहां पर कैग का जिक्र है। और अगर मैं बात करूं आर्टिकल्स की कि कौन से आर्टिकल्स कैग से रिलेटेड हैं, तो कैग के लिए आर्टिकल होता है 148 से लेकर 151। तो कौन कौन से आर्टिकल कैग से रिलेटेड हैं? आंसर है 148 से लेकर 151। ओके अरे यार जब बताऊं, एक चीज बताता हूं, अगर मैं कोई चीज हिंदी में लिख रहा हूं ना तो मैं मुंह से जरूर बोलूंगा उससे। तो अगर तुम्हें मेरी लिखी हुई राइटिंग समझ में नहीं आ रही
तो मैं जो मुंह से बोल रहा हूं वो तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा ना। जब मैं लिख रहा था भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो जब मैं बोल रहा हूं तब तो तुम्हें समझ में आएगा ना वो चीज, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, इसकी स्थापना संविधान के आर्टिकल 148 के तहत की गई है। चलिए, इतना आपको क्लियर हुआ। अच्छा, एक चीज और, इस बात को आप याद रखना कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर के अनुसार, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कैग के बारे में एक बहुत ही जरूरी बात कही। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि कैग हमारे संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। कैग इज द मोस्ट, और कैग शैल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह बात याद रखना, अगर आपसे कोई पूछता है कि किसने कहा था कैग को सबसे इंपॉर्टेंट अधिकारी, तो वो डॉक्टर बी आर अंबेडकर है जिसने कहा था कि कैग शैल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर। कैग हमारे संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। तो ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से किसको डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बताया है। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? कैग को बताया डॉक्टर अंबेडकर ने, ये बताया था। ठीक है ना। अब कोई पूछ रहा है आर्टिकल 76 में क्या है, तभी मैं तुम लोग के ऐसे मैसेज नहीं पढ़ता। बेटा ये बताओ, तुम्हें एकदम से आर्टिकल 76 का क्यों याद आया? अभी तुम्हें क्या मतलब है 76 का? आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी से रिलेटेड है, लेकिन उसको अभी क्यों पूछना? ठीक है, चलो ये वाला तुम्हें पॉइंट समझ में आया। अभी मैंने बस बच्चों आपको कैग के बारे में बेसिक चीज बताई, और डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कैग के बारे में क्या कहा था कि ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अच्छा, बाकी की जितनी भी चीजें वो सारी की सारी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। और देखो, अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कैग का काम क्या होता है, तो अभी तो हमने कैग का काम ही नहीं समझा। कैग को कौन अपॉइंट करता है, इसका कार्यकाल कितना होता है, इसकी पावर क्या होती है, अभी हमने ऐसा कुछ भी नहीं समझा। ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए बच्चों, आज की क्लास हम ओवर करते हैं। और देखो, अब मैं कोशिश करूंगा कि कैसे भी करके तुम लोगों की थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ाऊं, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड वो थोड़ा कम पड़ रहा है ना, तो कोशिश करेंगे, है ना। एक मिनट, ठीक है। ओके, तो चलिए क्लास ओवर करें आज की। मिस्टर अभिषेक, एक्चुअल में आज क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी, क्योंकि कुछ इश्यूज के कारण हो गया था। चलिए, तो क्लास ओवर करते हैं और अब हम कल मिलते हैं। अरे नहीं, गंग जो भी नाम है, आर्टिकल 148 से लेकर 151 है, ना कि ये दोनों आर्टिकल सिर्फ। ठीक है, ओके। अर्जित दुबे, आप कह रहे हैं टाइम वेस्ट, तो अगर आपको एक क्लास टाइम वेस्ट लग रही है तो तुम चले आओ। तुमसे कौन बोल रहा है यहाँ पर आने की और बोलने की? अगर टाइम वेस्ट है तुम चले जाओ। मैं हर किसी से, देखो एक चीज बताता हूं, मैं हर किसी से उम्मीद नहीं करता कि सबको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आ जाए। कुछ लोगों का लेवल नहीं होता है मेरे को समझने वाला, है ना। ठीक है, चलिए, सो बाय एवरीवन।